जय हिंद दोस्तों, मैं देवता जितेंद्र कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पे स्वागत है। और आज से हम लोग पुनः पहले वाले पाठ्यक्रम पे सिस्टमैटिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग इतिहास के क्रम में प्राचीन भारत को पढ़ चुके थे, एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग समाप्त कर चुके थे। और आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास का क्रम के अनुसार, वंशों के अनुसार क्रमागत स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने जा रहे हैं जो कि एग्जाम व्यू से हैं। एग्जाम में जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तमाम टॉपिकों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बने रहते हैं वीडियो में और जानते हैं दिल्ली सल्तनत से महत्वपूर्ण तथ्यों को। अब देखा जाए दिल्ली सल्तनत में, तो दिल्ली सल्तनत शुरुआत कब से हुई? तो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजवंशों का उदय हुआ, बहुत सारे राजवंश आए, विदेशी आक्रमणकारी लोग आए, जिसमें 1206 से लेकर 1526 तक, जब तक मुगल वंश नहीं आ गई थी, उस समय तक जो सल्तनत काल चला वो दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध रहा, लगभग 320 वर्षों तक। यानी दिल्ली सल्तनत का काफी लंबा शासन काल चला जो कि 320 वर्षों तक चला। और ये मुस्लिम सुल्तान लोग थे। ये सुल्तान जो थे, शासक जो लोग थे, वो थे मुस्लिम शासक लोग थे। भारत में शासन करने वाले 5 वंश जो थे वो आए थे, यानी मुसलमानों का 5 वंश क्रम के आधार पर भारत में आया था, जिसका शासन काल दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। उसे और किन के नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं हम लोग सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि सल्तनत ए हिंद या सल्तनत ए दिल्ली सल्तनत कब से कब तक का शासन काल रहा? तो ये 1206 से रहा 1526 तक, जब तक मुगल वंश नहीं आ गई। मुगल वंश को भी इनवाइट किया गया था यहाँ आने के लिए। अब हम लोग इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, कौन कौन से राजवंश थे और उसमें कौन कौन से प्रमुख राजा थे। तो राजवंशों की बात हम करेंगे तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आने वाला जो राजवंश था वो था गुलाम वंश। और इसमें कुल 11 शासक हुए, लेकिन सभी शासक उतने महत्वपूर्ण शासक नहीं हुए। कुछ ही महत्वपूर्ण शासक हो पाए जिनके बारे में चर्चा की जाती है। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने भारत में गुलाम वंश का नींव जो रखा वो 1206 में रखा। और 1206 से लेकर 1210 तक ये राजवंश में अपने शासन के रूप में ये स्थापित रहे। 1210 में आराम शाह आते हैं और आराम शाह तुरंत ही अपने पद से विमुक्त हो जाते हैं। और अगला जो राजा आते हैं उनका नाम था इल्तुतमिश, जिन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया। 1236 में जो शासन किया वो कौन थे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और ये भी 1 वर्ष में इनका भी शासनकाल खत्म हो जाता है। फिर आती हैं पहली महिला मुस्लिम शासिका, जिनका नाम है, थोड़ा सा यहाँ डार्क हो गया इस वजह से आप लोग क्लियर नहीं दिख रहा होगा, रजिया सुल्तान, जिनका शासनकाल 1236 से लेकर 40 तक चलता है। 4 वर्षों तक शासन करती हैं। और भारत में पहली मुस्लिम शासिका के रूप में हम लोग रजिया सुल्तान को जानते हैं। उसके बाद आते हैं महजुद्दीन बड़ाहम शाह, ये 40 से लेकर 42 तक रहते हैं। फिर अलाउद्दीन महमूद शाह आते हैं, इनका शासनकाल 42 से लेकर 46 तक रहता है। और इस वंश के अंतिम शासक रहते हैं नसरुद्दीन मुहम्मद, जिनका शासनकाल चलता है आपका 46 से लेकर 1266 तक। इसके बाद इस राजवंश का पतन हो जाता है और अगले राजवंश के रूप में खिलजी राजवंश आता है। इसमें 5 प्रमुख शासक होते हैं, 5 प्रमुख राजा होते हैं, जिसमें पहले होते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसे खिलजी वंश का संस्थापक भी हम कहते हैं। जिसे हम, पता है क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, इसका सिर्फ क्वालिटी सही नहीं आ रहा है, बाकी सबका क्वालिटी सही आएगा। ये अलग से एडिशनल ऐड किए हैं, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसमें 1290 से इनका 1296 तक शासनकाल चला। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको एक जगह हम इसको एकत्रित किए हैं। उसके बाद इनके शासनकाल जो उत्तराधिकारी होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, उन पर सिनेमा भी बना था। आगे जब इनके बारे में बताएंगे तो हम कहानियां बताएंगे। 1296 से लेकर 1316 तक इनका शासनकाल रहा। फिर आते हैं शिहाबुद्दीन उमर, जिनका शासनकाल 35 दिनों का शासनकाल माना जाता है। मात्र 35 दिन ये राजा के रूप में रहे। उसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक शासनकाल चल रहा है इनका। और अगला अंतिम शासक के रूप में इस राजवंश का आते हैं नसरुद्दीन खुसरो खां, जिनका शासनकाल 1320 में रहता है। और 1320 में ही तुगलक वंश का आक्रमण होता है और तुगलक एक नया राजवंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में होती है।
तुगलक वंश में 9 शासक हुए, लेकिन कुछ ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में रहे। गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम जो हैं इस वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने 1320 से लेकर 1325 तक का क्या किया, शासन काल के दौर रहा इनका। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, बात क्यों करते हैं आप लोग आगे बैठ के, ध्यान नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक क्या रहा, शासन काल रहा। किनका रहा, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर है फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 में अगले उत्तराधिकारी के रूप में इस राजवंश में आते हैं और 1388 तक इनका शासन काल चलता है। अगला आते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, जिनका शासन काल 1388 से लेकर 1389, यानी मात्र 11 महीने का, 1 साल का लगभग शासन काल इनका चलता है। उसके बाद जो अगले राजा के रूप में आते हैं वो आते हैं अब्दुल शाह, जिनका 1389 से लेकर 1390 तक, ये भी लगभग 1 साल ही शासन कर पाते हैं। और अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, जिनका शासन काल होता है 1390 से लेकर 94 तक, ये 4 साल शासन करते हैं। और अगला होते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिनका जनवरी से लेकर मार्च यानी 2 महीने का शासन काल इनका चलता है 1394 में, और इनका राजवंश पुनः समाप्त हो जाता है। और अगले राजवंश के रूप में आपको उभर कर आता है आपका सैयद वंश, चौथा राजवंश। टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया था 320 वर्षों तक। तो आपका सैयद वंश होता है। सैयद वंश के संस्थापक है खिरीज खां, जिन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया दिल्ली के सल्तनत पर। फिर आते हैं अगले उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो होते हैं मुबारक शाह, जो कि 1421 से लेकर 1434 तक इनका शासनकाल रहता है। खिरीज खां के बाद मुबारक शाह आते हैं, और मुबारक शाह के बाद उनका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह आते हैं, जिनका 34 से लेकर 43 तक शासनकाल रहता है। और उनका जो उत्तराधिकारी होते हैं वो अलाउद्दीन आलम शाह होते हैं, जो कि 43 से लेकर 1451 तक इनका शासनकाल होता है। और इसी तरह से सैयद वंश का भी शासनकाल समाप्त होता है। और दिल्ली सल्तनत पे जो अंतिम राजवंश आता है वो राजवंश आता है लोधी वंश। कौन आता है, लोधी वंश, जिसमें 2 महत्वपूर्ण, ऐसे तो 3 शासक हैं लेकिन 2 ही महत्वपूर्ण शासक इसमें आते हैं, जिसमें आपके पहले है बहलोल लोधी। कौन है, बहलोल। याद करने के लिए बकलोल लोधी याद कर सकते हैं आप लोग, बहलोल लोधी को बकलोल लोधी भी कह सकते हैं, बकलोल था। ये 1451 से लेकर 1489 तक इनका शासनकाल रहता है। उसका उत्तराधिकारी होते हैं सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से लेकर 1517 तक इनका शासनकाल चलता है। और अंतिम जो इसके राजा होते हैं, या दिल्ली सल्तनत के कहे जाए अंतिम राजा के रूप में, तो अंतिम राजा के रूप में हम लोग इब्राहिम लोधी को कहते हैं, जो कि 1517 से लेकर 1526 तक रहे। उसके बाद इस पे शासन किसका आ जाता है, मुगल वंश कहा जाता है। सबके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे और फिर हम लोग अगले प्रस्थान करेंगे, मुगल वंश की ओर चलेंगे। और मुगल वंश खत्म होते होते हमारा आ जाएगा कौन सा भारत, आधुनिक इतिहास आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगा। मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन अब शॉर्ट कर दिया गया है, बहुत कम 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम भी एक ही साथ पूरा दिल्ली सल्तनत को निचोड़ करके लेकर आ गए। और उसके बाद फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने कुछ कुछ तो भर्बली पढ़ा ही है, एग्जाम के व्यू से हमने लगभग तमाम टॉपिकों को एनालिसिस करवाया, जैसे कि आपको गांधी युग का एनालिसिस करवा दिया था, आपका मैंने कांग्रेस के सत्याग्रह का करवाया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना और उससे जुड़े हुए विभिन्न जो उनके क्या बोले उनको मीटिंग है ना, जो मीटिंग होती थी, उनके सम्मेलन होते थे, उन सम्मेलनों के बारे में हम लोगों ने देखा, गांधी युग के बारे में देखा, 1857 के बारे में देखा। तो मोटा मोटी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पूरा डीप में पढ़ेंगे, ताकि तमाम एग्जाम को देखते हुए पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने मैराथन के रूप में पढ़ा, वो हमारे सर पे जो एग्जाम चल रहा था बिहार पुलिस का, उसको देखते हुए हमने तमाम टॉपिकों के महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ाया था, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे छूटे ना। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे डीप में जाकर, चाहे बिहार पुलिस की बात हो, चाहे वो दरोगा की बात हो, चाहे बीपीएससी प्री की बात हो, तमाम चीजों से अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो कहीं से आप वंचित नहीं रह पाएंगे, छूटे नहीं पाएगा, इसलिए डीप में उसको अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि ब्लर है, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका के रूप में एकमात्र महिला थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, उसको शासिका के रूप में कहा गया। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान के रूप में। फिर सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। सर्वाधिक समय तक रहने वाले थे बहलोल लोधी, 38 सालों तक ये क्या किए थे, शासन
किए थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो राजा थे वो कौन थे? इब्राहिम लोदी थे। बाकी कुछ कुछ का संस्थापक है, उनका शासनकाल कब तक चला, तो इसका भी थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस ले रहे हैं। सबसे पहला वंश, ऐसे मैंने बताया कि 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत में आए, उनका शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? 320 वर्षों तक रहा। गुलाम वंश के संस्थापक हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक शासनकाल 1206 से लेकर कब तक रहा? 1290 तक। 84 वर्षों तक इस वंश का शासनकाल रहा। दूसरा राजवंश रहा खिलजी वंश। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी हुए इसके संस्थापक, और इसका शासनकाल 1290 से 1320 तक रहा, 30 वर्षों तक। ये आपका अगर इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम आंख बंद करके याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। लापरवाही किए तो जो एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, एक आध नंबर चला जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा हुआ है मिडाइवल हिस्ट्री में। अगर दिल्ली सल्तनत गया आपका और मुगल वंश गया तो फिर मिडाइवल हिस्ट्री आपसे पकड़ाने वाला नहीं है। यही दो मुख्य है, ये है, ई छूटा कहानी गया। जो भी आएगा, मान ली बिहार पुलिस के एग्जाम है, बिहार पुलिस के एग्जाम अगर मिडाइवल हिस्ट्री से पूछ दिया तो ये दोनों राजवंश से पूछेगा, दिल्ली सल्तनत के किसी राजवंश से संस्थापक पूछ देगा, या पूछ देगा मतलब उसका शासनकाल पूछ देगा, या उससे जुड़ी हुई घटना पूछ देगा, लाख बख्श पूछ देगा, किसे कहते हैं 250 का झोपड़ा किसने स्थापना करवाया। अब आपको यह नहीं याद है तो इसके अंदर वाला कहां से याद रहेगा? इसलिए पूरा का पूरा अपना ध्यान केंद्रित यहाँ पे करेंगे। तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक हो गए गयासुद्दीन तुगलक, जिनका शासनकाल स्टार्ट हुआ 1320 से लेकर इसके राजवंश का, और 1414 तक चला। 94 सालों तक इस वंश का शासनकाल चला, जो कि सबसे अधिक था। तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। अगला है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक है खिरिज खां, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक चले, और ये 37 वर्षों तक इनका शासनकाल चला। लोदी वंश, बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1426, 76 वर्षों तक शासनकाल चला। कुछ लोगों को नींद आ रही है, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। एग्जाम में भी जाके सोइएगा। लग रहा है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, ये जो है 5 वंश, पांचों वंश का मैंने अभी शासनकाल बता दिया था, संस्थापक ही मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए ये किस किस जाति के वंश के थे। तो अब ये 5 वर्गों में सभी अलग अलग वर्ग से। एक बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए अफगान जाति का कौन सा राजवंश था, या दिल्ली सल्तनत में अफगान वंश के नाम से किस वंश को जानते हैं? तो छोटा एक नंबर आपका रिजल्ट ला सकती है और 1 नंबर आपको बर्बाद कर सकती है। लगता हो कि 1 नंबर से क्या होगा? 1 नंबर से क्या होगा? निगेटिव वाला में 1 नंबर नहीं, 0.0000 अगर 5 है ना, 0.005 है ना, तो भी आपका रिजल्ट आ और जा सकता है। मेरे गांव में एक व्यक्ति 0.25 से बेचारे अभी तक इंतजार कर रहे हैं कब मेरिट देगा, और हो गया 10-12 साल। 0.25 समझ लीजिए, यानी 1 रुपया का चौथा हिस्सा, 1 नंबर का चौथा हिस्सा। तो कितना मायने होता है मार्क्स निगेटिव वाले में, खास करके जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए तो और चिंता होनी चाहिए कि एक प्रश्न छूट गया मेरा रिजल्ट छूट जाएगा। एक प्रश्न छूटना है कि रिजल्ट मेरा छूट गया, सोच लीजिए। एक प्रश्न गलती करके आया हुआ रिजल्ट मेरा चला जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होता है ये अभी नहीं पता चलेगा, जब एग्जाम में बैठिएगा और तैयारी थोड़ी सी करके जाइएगा और पता चला कि थोड़ा सा और अगर ताकत लगा दिए होते तो मेरा रिजल्ट हो जाता। अगर 2-4 नंबर हम थोड़ा और मेहनत कर लिए होते तो पक्का रिजल्ट होता। तो उस दिन अफसोस करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। आज वो समय है जो आपको फोकस करना है, और अगर आज आप फोकस नहीं किए, एग्जाम में खूब रगड़ के पढ़ लिए 3 महीना, होता क्या है ना, स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमी है, हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो यही कमी हम भी करते थे। एग्जाम का जब प्रेशर होता है कि बिहार पुलिस, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा आ गया है, एग्जाम का डेट घोषित, 2 महीना टाइम है, 2 महीना पूरा ताकत, दिन रात एक, खाना पीना सब छोड़ देना है, बस पढ़ाई। जिसके अंदर जुनून होगा, जुनून ना है तो फिर तो कुछ उसको टेंशन नहीं है। जिसके अंदर जुनून है खूब रगड़ के पढ़ेगा 2 महीना, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया पे कोई इंसान ही नहीं है। अरे हमारे पास जब 6 महीना, अगर 6 महीना हम रगड़ के पढ़ेंगे तो सोचिए वजन भी कम पड़ेगा। जो हम अगर 2 महीना 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटा हम पढ़ रहे हैं,
अगर हम वही पढ़ाई 6 घंटा कंटिन्यूटी 6 महीना करते हैं, कौन ज्यादा फायदेमंद है, 2 महीना या 6 महीना वाला? 6 महीना में आप पूरे सिलेबस को, अगर आपने तमाम चीजें अगर एक बार पढ़ ली है तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 6 महीना आपके पास काफी है। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, फाउंडेशन कोर्स आपने पढ़ लिया, पूरा आर्ट्स पढ़ लिया, पूरा साइंस पढ़ लिया, पूरा मैथ पढ़ लिया, पूरा रीजनिंग पढ़ लिया, तो 6 महीना, दुनिया का कोई एग्जाम नहीं है जो 6 महीना आप नहीं निकाल सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 6 महीना से ज्यादा टाइम आपको लगने वाला है। लेकिन आपने फाउंडेशन पढ़ लिया है, तब की बात मैं कह रहा हूं। अब आपको 6 महीना में करना क्या है? आपको सेट प्रैक्टिस पहला काम, दूसरा काम रिवीजन और तीसरा काम करेंट। ये 3 काम अगर आपने कर लिया 6 महीने में तो आपका रिजल्ट दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन किया, आपने उसका 6 महीना तक कंटिन्यू सेट प्रैक्टिस किया और आपने लगातार करेंट का अध्ययन किया, आपका रिजल्ट कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने तीनों काम नहीं किया और 2 महीना में चाहिए कि सब घोड़ के पी जाएं, नॉट पॉसिबल। आपके पास वही चीजें रहेगी जिसका आपने समय दिया और समय का दुरुपयोग नहीं किया है। जिसका आपने समय के साथ सदुपयोग किया वो आपके पास रहेगी, नहीं किए नहीं रहेगा। आप कितना 2 महीना रगड़ लीजिए ना, आप 24 का 24 घंटा पढ़िए ना 2 महीना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। टाइम मांगता है हर चीज, टाइम दीजिएगा वही आपका है, टाइम नहीं दिए हाथ से निकल जाएगा। तो गुलाम वंश कराय के विस्तृत जाति का था। गुलाम वंश किस जाति का था? तो विस्तृत जाति का था। खिलजी वंश न्यूनतम कार्यालय यानी निम्न जाति का था। किस जाति का था? निम्न जाति का। पूछ सकता है कि निम्न जाति का दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था? तो खिलजी वंश था। तुगलक वंश था, सर्वाधिक कार्यकाल रहा है इसका, सबसे अधिक कार्यकाल रहा 94 ईयर्स। कितना साल रहा? 94, अभी बताया था मैंने, है ना। सैयद वंश उच्च जातियों का था, जाति के उच्च वर्गों का था सैयद वंश। अब सैयद वंश भले मुस्लिम शासक थे, लेकिन मुस्लिम शासक में भी तो होते हैं ना पठान लोग होते हैं जो क्या होते हैं? सबसे उच्च वर्ग के होते हैं। हर एक जाति में उच्च जाति होती है, निम्न जाति है, हम लोग का बनाई गई जाती है। भगवान नहीं बना के भेजे, भगवान बनाते तो एगो लेबल लगाते, एगो मोहर मारते हैं, लो जी तोरा पर मोहर लगल है तुम उच्च जाति, और लो जी तोरा पर मोहर छोटका लगल है निम्न जाति। पहले चलता था ना सिक्का, सोना का, चांदी का, कांसा का, है ना। एकदम गरीब निम्न वर्ग के लिए कांसा का, जो मीडियम क्लास है उसके लिए चांदी का, और जो उच्च वर्ग के लिए उसके लिए सोना का था पहले सिक्का। पढ़े भी होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे और आगे पढ़ेंगे भी, इसमें भी बहुत सारा सिक्का लोग जारी किया था। तो वैसा तो कुछ था नहीं, हम लोग के द्वारा बनाया गया है निम्न, उच्च और मध्यम जाति। लोदी वंश अफगान जाति, यही क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में था कि अफगान जाति से संबंध दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का है? तो कौन सा है? लोदी वंश। सबसे अंतिम वंश कौन सा है? लोदी वंश। सबसे प्रारंभिक वंश कौन सा है? गुलाम वंश, है ना। मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसने ही क्या किया था? अपने आप को राजा घोषित कर दिया था लाहौर का, और लाहौर के गद्दी पर बैठ गया और अपने आप को राजा बना लिया। कह रहा है कि इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्की थे, जबकि एक वंश क्या थे? अफगानी थे। ये चारों वंश क्या थे? तुर्की थे, तुर्की देश से आए हुए थे, तुर्किस्तान से आए हुए थे। लेकिन एक राजवंश कौन था? लोदी वंश, अफगानिस्तान से आया था, अफगान राजवंश था। तो याद रखिएगा कि अफगान जाति का लोदी वंश, बाकी तुर्किस्तान से तुर्की लोग आए हुए थे। अब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं एक ट्रिक के साथ, अपना अपना ट्रिक पकड़ लीजिएगा ताकि आप लोग को याद हो जाए, है ना, एंटीना में कैप्चर हो जाए। ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो, है ना। गुलाब से क्या हो गया? गुलाम वंश हो गया, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। अब संस्थापक का एक ट्रिक है, एबक जल गया खीबो। क्या है? एबक जल गया खीबो। एबक से कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, जल से जलालुद्दीन, और गया से गयासुद्दीन तुगलक हो गया, खिल गया से, खी से हो गया क्या? खिलिज खां, और बो से क्या हो गया? बहलोल लोदी। हम बोलते हैं इसको बकलोल लोदी, है ना, बकलोल लोदी। अब कार्यकाल तुगलक सखी, तू से तुगलक, ग से गुलाम, ल से लोदी, क साइलेंट हो गया है, सखी के स से सैयद और खी से खिलजी। एक ट्रिक में पूरे के पूरे राजवंश, पूरे के पूरे शासक के बारे में यहाँ पे वर्णन हो गया। अब एक एक करके बारी बारी से हम सभी के बारे में देखेंगे। स्टॉप कीजिएगा।
हाँ, तो सबसे पहला वंश हमारा राजवंश क्या था? गुलाम वंश। आइए गुलाम वंश के बारे में जिक्र हम लोग करते हैं, चर्चा करते हैं और क्रम के अनुसार सभी राजवंशों को हम लोग समझते चलते हैं। तो गुलाम वंश का शासनकाल रहा 1206 से लेकर 1290 तक चला। अब इस राजवंश का जो है गुलाम वंश इसीलिए कहते हैं क्योंकि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था, आप लोग को याद होगा, सोमनाथ मंदिर, बहुत ही चर्चित है, 1025, हाँ 17 आक्रमण किए थे, 1025 उसका सबसे चर्चित आक्रमण था, कहीं कहीं 25-26 भी रेंज दे देता है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात का, सोमनाथ मंदिर गुजरात का मंदिर था जो कि सबसे चर्चित मंदिर था। 20 लाख दिनार लूटा था, दिनार यानी सिक्का सोना का, और वहां पे 20,000 साधु थे और 5,000 सैनिकों को लेकर वो आक्रमण किया था। अगर 20,000 साधु एक एक थोपी मारते उसको तो ये वो 4 थोपी पड़ता, उतने में वो बेहोश हो जाता। लेकिन सब लोग कहें कि भगवान 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 रक्षा करेंगे, भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो तब तुमको फल देंगे। अब थप्पड़ चलेबे नहीं कीजिएगा, मुक्का मारबे नहीं कीजिएगा तो वैसी थोड़े मर जाएगा। तो सब लोग भगवान भगवान करते रहे। वो क्या किया, 20 लाख दिनार लूटा और लेकर चला गया। तो बहुत चर्चित उसका आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर आक्रमण। उसी का एक गुलाम था मोहम्मद गौरी। कह रहा है कि इस वंश को इलबड़ी, ममलूक या दास भी कहा जाता है। इस वंश को क्या कहा जाता है? इलबड़ी वंश भी, ममलूक वंश भी और दास वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसको खरीदा था पैसा देके, लेकिन बड़ा वफादार निकला, इसीलिए उसको अपने साथ हमेशा रखता था। भारत भी उसको लेकर आया था, लेकिन मोहम्मद गौरी वापस चला गया और बेचारा का मृत्यु हो गया जाकर के तुर्किस्तान। तो ये यहाँ पे रह गया और अपने आप को क्या कर लिया, यहाँ का राजा घोषित कर लिया, लेकिन उपाधि नहीं लिया था। अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। इसका जो शासन काल रहा 1206 से लेकर 1210 तक रहा। बेचारा कैसा साल शासन किया? 4 साल शासन किया। अब देखिए ऐबक कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलामों में से एक था। 3 गो गुलाम था। पहले इंसान को खरीदा जाता था, इंसान को खरीदा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था, उससे काम करवाया जाता था। अब वही कही जाता था लोग युद्ध करने में, अपोजिट राजा का सेना कोई रहता था सैनिक और बहुत युद्ध करने में दक्ष होता था, उसको क्या करता था कि मेरे युद्ध में शामिल हो, हम तुमको नहीं मारेंगे, मेरे साथ तुम शामिल हो जाओ, हम तुमको नहीं मारेंगे, या उसको धन संपत्ति देता था, खरीद लेता था। तो वैसे ही ये 3 गो गुलाम को खरीदा था, जिस गुलाम में जो था एक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के बाद ऐबक ने 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, यानी उसका कोई विरोधी था नहीं। लाहौर को अपने आप को क्या घोषित कर लिया? राजा घोषित कर लिया। ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई? लाहौर। कहां बनाया? लाहौर। अभी लाहौर कहां है? पाकिस्तान में। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली राजवंश पे अगर कोई पहला मुस्लिम शासक बना तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक भी माना जाता है, क्योंकि किस देश का था? तुर्की देश का था, तुर्किस्तान का था, इसलिए पहला तुर्की शासक और पहला मुस्लिम शासक भी मानते हैं। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं। अगला कह रहा है कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। किसकी उपाधि नहीं धारण की थी? सुल्तान। राजा अपने को क्या कहते थे? सुल्तान। उपाधि धारण की थी। न ही अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था। खुतवा यानी अपने नाम के, एक मुस्लिम समुदाय में मुस्लिम राजा लोग अपने नाम से क्या करते थे? एक बोर्ड बनवाते थे और उसमें लिखवाते थे और उसको पढ़वाते थे और उस सबको पालन करने के लिए कहते थे। एक खुतवा नहीं पढ़वाया था और न ही सिक्के चलाए थे। हर एक राजा लोग अपने नाम से क्या करते थे? सिक्के चलाते थे अपने आप को फेमस करने के लिए, बल्कि इन्होंने केवल मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि, मलिक तथा सिपे सलार की उपाधि धारण की थी। यानी कौन सा शासक है दिल्ली सल्तनत में जिसने अपने आप को मलिक या सिपे सलार की उपाधि धारण करवाया या धारण किया? ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, यानी गरीबों के प्रति इनकी सहानुभूति थोड़ी ज्यादा थी, इसीलिए इसे हातिम कहा जाता था। हातिम मतलब होता है सबके पालन करता। हातिम का मतलब क्या होता है? सबके पालन करता, सबके संरक्षक, सबके, ये मुस्लिम शब्द है हातिम। क्या है? हातिम मुस्लिम शब्द है, अरबी शब्द है। हम लोग उसको कहते हैं अपनी भाषा में, हिंदू लोग कहेंगे मालिक कहेंगे या सर्वे सर्वा कहेंगे, है ना? हम लोग क्या कहेंगे? मालिक कहेंगे।
और इस्लाम धर्म में क्या कहा गया, हातिम कहा गया, अरबी शब्द है। ये लाखों का दान देते थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श कहा गया। क्या कहा गया है, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला कह रहा है कि इसने पूरा कुरान याद किया था। कुरान शरीफ जो होता है इस्लाम धर्म की ग्रंथ है, पूरा का पूरा क्या कर रहे थे, कुरान याद कर लिए थे, और इसीलिए इसे कुरान खान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुरान खान कहा जाता था। इनके दरबार में कह रहा है कि मिनहाज उल सिराज रहते थे। कौन रहते थे, मिनहाज उल सिराज एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम क्या था, तबकात ए नसरी। तबकात ए नासरी एक पुस्तक थी जिसको लिखे थे कौन, मिनहाज उल सिराज। एक उस समय के इस्लामिक क्या थे, लेखक थे। क्या थे, लेखक थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और किसके शासनकाल में थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में थे। कह रहा है कि इनके दरबार में हसन निजामी भी थे। हसन निजामी नाम के एक और व्यक्ति थे जिन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था ताज उल नासिर। क्या नाम था, ताज उल नासिर। पुस्तक भी इन्हीं के राजकार्य में लिखा गया, जिसके लिखने वाले कौन थे, हसन निजामी थे। कह रहा है कि ऐबक ने अजमेर विजय के बाद, अजमेर पर विजय हासिल किया था, जीत हासिल किया था। विजय के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाई थी अजमेर शरीफ में। क्वेश्चन क्या पूछता है, 2.5 दिन का झोपड़ा का संबंध किससे है, पहला क्वेश्चन पूछता है। दूसरा पूछता है क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है, एक मस्जिद है। जो किस विजय के उपलक्ष्य में, तो ऐबक ने अजमेर पर विजय पाया था, जीत हासिल किया था, उसी के उपलक्ष्य में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थापित किया। ऐबक ने दिल्ली में कह रहा है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। दिल्ली में आकर क्या बनवा दिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। कौन बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाए। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुब उल मस्जिद था। अब इंडो इस्लामिक का मतलब क्या होता है, तुर्की इन इंडिया के बाहर का और इंडिया का दोनों के कला को मिलाकर एक मस्जिद बनाया गया जिसका नाम था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। इसलिए इसको कहा गया इंडो इस्लामिक कला का, यानी कुछ इस्लाम का कला था, इस्लाम धर्म का कुछ कला था, कुछ इंडिया का कला था, यानी तुर्किस्तान का कुछ कला था और कुछ इंडिया का। आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था मनेर के दरगाह के बारे में तमाम जानकारियां। उसके एक ऊपर के सीलिंग को मैंने दिखाया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जरूर देखा होगा, कितनी बारीकी से नक्काशी की गई थी। आज के टाइम में तो हर एक सांचा है, सांचा से किया जा सकता है। उस समय उसको निर्माण करने में कितना समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी हुई होगी और कितने दक्ष कलाकार होंगे, सोचने वाला विषय है। बहुत ही अनूठा नमूना है वहां की कलाकृति का, जो कि आज से करीबन 600-700 वर्ष पहले बनाया गया। आज से 600-700 वर्ष पहले उसका निर्माण करवाया गया। वहां के लिखित शिलालेखों के आधार पर मैं बता रहा हूं। ऐसे तो कुछ लोग का प्रमाणिक कहना है कि ये तो एक रात में बनी है ना, ऐसी दंत कथाएं हैं कि एक रात में बनी। अब क्या उसकी सच्चाई है, क्या रहस्य है, कि मैंने पहले ही वीडियो में भी बताया था कि इसके रहस्य को अगर पर्दा उठाना है तो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को इसकी खुदाई करनी होगी। उसके बाद ही इसके रहस्यों की जानकारी मिलेगी, उसके अंदर से पुरातत्व चीजों की जानकारी मिलेगी। वाकई में उसके अंदर लोग गए थे, बाराती गायब हो गई थी, अगर गायब हो गई थी तो उसे कंकाल वगैरह मिलने चाहिए, उसकी हड्डियां मिलनी चाहिए, वस्तुएं मिलनी चाहिए। क्या है रहस्य, इसका पर्दा उठना चाहिए, है ना। अगला कह रहा है कि ऐबक के गुरु का नाम क्या था, बख्तियार काकी। क्या नाम था, एक काकी या चाची, महिला मत समझिएगा, पुरुष हैं। बख्तियार काकी ऐबक के कौन थे, गुरु थे। अब मालिक कौन था ऐबक का, मोहम्मद गौरी। अगला कह रहा है कुतुब मीनार बख्तियार काकी के याद में ऐबक द्वारा बनाया गया। कुतुब मीनार है कहां, दिल्ली में है कुतुब मीनार। जैसे आप लोग भट्ठा देखे हैं ना, जस्ट लाइक मान लीजिए कि भट्ठे है वो, जस्ट लाइक वो भट्ठे है, भट्ठे की तरह गोल गुंबद एकदम पूरा बनाया हुआ है, पूरा एकदम भट्ठा की तरह मीनार। उसके बगल में और भी बिल्डिंगें बनाई गई है, एक गगनचुंबी उसका बहुत अच्छा बनाया गया है सीलिंग, उसकी भी फोटो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छा। उसके अंदर भी नक्काशी, मैं वहां गया हूं, देखा हूं उसको,
बहुत अच्छा। अब तो मतलब खंडहर टाइप का बनता जा रहा है, सरकार मरम्मत नहीं करती है, क्योंकि बहुत अच्छा पर्यटन का स्थल है, लोग वहां जाते हैं, घूमते हैं, समय व्यतीत करते हैं। एक पर्यटन के स्थल पर सरकार को विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, ताकि एक इनकम का सोर्स है। अगर अपने बिहार की बात करें, जहां मैं गया, अगर मनेर शरीफ की बात करें, अगर इसको अच्छे से मोडिफाई कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि जैसे पटना लोग घूमने जाते हैं वैसे मनेर शरीफ घूमने आएंगे। जैसे अपने बगल के यहाँ बात मैं करूं, दुल्हिन बाजार की बात मैं करूं, यहाँ पे जो म्यूजियम है, इसमें बहुत सारे लोग गए होंगे उस म्यूजियम में। वो म्यूजियम जो है अगर इसको थोड़ा मोडिफाई करे, थोड़ा उस जगह से हटा के कहीं और किसी जगह पे बनाए और भी कुछ कुछ चीजों को लाए, तो ये भी एक पर्यटन का केंद्र होगा। जो आज 5 रुपए के टिकट ले रहा है, आसानी से 50 रुपया भी कमा सकता है, गवर्नमेंट के खाते में वो जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इन सब चीजों पर फोकस नहीं करती है। गवर्नमेंट तो दारू और बालू के फेर में है, दारू और बालू, दारू पकड़ा जाए, बालू पकड़ा जाए, यही फेरे में है। ईमानदार लोगों को छोड़ करके और बेईमान लोगों को छोड़ करके ईमानदार लोगों को पीछे पड़ा हुआ है। डकैत, चोरी, मर्डर करने वाला मेन रोड से जाएगा, रोज चेकिंग देख रहे हैं कि लग रहा है बढ़िया काम है, चेकिंग कर रहे हैं तो, लेकिन उतना सातिर है, मतलब इतना पागल है चोरवा कि बंदूक लेके जाएगा मेन रोडवा से। अरे भाई अब साइड रोड में लगाओ ना, पकड़ा ही जाएगा। मेन रोड में लगा रहे हो, मेन रोड सबको पता है कि अगर हम कुछ इलीगल चीज कर रहे थे मेन रोड से जाए तो कभी भी पुलिस जांच कर सकती है, कभी पकड़ा सकते हैं। इतना भी समझ में नहीं सरकार को आता है, पुलिस प्रशासन को आता है। तो कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में उनके जो शिष्य थे, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने बनवाया था। 1210 में लाहौर में कह रहा है कि चौगान, चौगान मतलब होता है पोलो, देखे होंगे इस तरह से वो रहता है, ओकरा में ऐसे लगा हुआ रहता है, वो छोटा गेंदा रहता है, तो गुबड़िया में गिराना होता है, इसे मार के गुबड़ी में गिराता है, सब गुबड़ी रहता है, ठीक है ना। वो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। बेचारा बुढ़ारी में चढ़ के घोड़ा पर खेल रहा था, नहीं जान रहा है कि तनी मनी गिरेगा तो बिकते गिर जाएगा, गिर गया। ऐबक के सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक का मकबरा कहां बनाया गया? लाहौर में। मकबरा क्या होता है? जस्ट एक समाधि, मरने के बाद इस्लाम धर्म में जिनको दफनाया जाता है उनके ऊपर क्या बना दिया जाता है? एक मकबरा बना दिया जाता है। आपके आसपास में अगर कहीं मुस्लिम लोग रहते हो तो देखते होंगे कि उन लोगों का एक कब्रिस्तान होता है जहां पे लोगों को दफनाया जाता है। जो तनी पैसा वाला होता है, तनी फेमस आदमी होता है, तो वहां बोर्ड उड लग जाता है तनी, है ना। या देखे होंगे बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों को, जैसे महात्मा गांधी की बात करें हमारे मित्र की, है ना, तो राजघाट है, वहां जाइएगा तो वहां महात्मा गांधी को दफनाया नहीं गया, उनके पार्थिव शरीर को जला दिया गया। जो भस्म हुआ, क्या हुआ? जो भस्म, वो भस्म को वहां दफना दिया गया और माना गया कि यहीं पे इनकी आत्माएं रहती है, और इसी आधार पर उनको क्या कर दिया गया? एक वहां पे बना दिया गया अच्छा से स्मारक टाइप का। आपका राजेंद्र प्रसाद का पटना में भी है, पटना में भी राजेंद्र प्रसाद का एक स्मारक है। आप अगर देखे होंगे बांस घाट का नाम अगर आप लोग सुने होंगे, कोतवाली थाना के बगल में पीएन मॉल से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा, इस तरफ एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है और वहां पे इनका राजेंद्र प्रसाद का एक स्मारक बना हुआ। जाते हैं लोग शाम को टहलने घूमने उमने के लिए। वहीं पे इंसान की जब मृत्यु होती है तो वहां अगर जाइएगा तो वहां मशीन से जलाने वाला है बनाया हुआ, वहीं पे जलाया जाता है, मशीन से जलता है बॉडी, वहीं पे बनाया हुआ है। जस्ट उसी के बगल में पार्क है। अब आते हैं इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। इसने शमसी वंश, जिसे इल्तुतमिश शमसी वंश का था, लेकिन है किस वंश का? गुलाम वंश का ही है। क्या है? गुलाम वंश का। 1211 से 1236 तक इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। ये अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ऑलरेडी गुलाम, और ओकरा गुलाम कौन? इल्तुतमिश, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। ऑलरेडी वो गुलाम था, एक और गुलाम रख ले था, है ना, गुलाम रख ले था एक और, क्योंकि किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। ऐबक ऑलरेडी किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1215 में तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दोज को पराजित कर दिया। इसने क्या कर दिया? 1215 के युद्ध में, तृतीय जो तराइन युद्ध चल रहा था उसमें यल्दोज को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, और इन्हें सुल्तान की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम से खुतबा पढ़ाया। खुतबा पढ़ाने वाला पहला गुलाम वंश का शासक कौन है? इल्तुतमिश है। इससे पहले वाला कुतुबुद्दीन ने पढ़वाया का? नहीं पढ़वाया। अपने आप को तो महाराजा भी घोषित नहीं किया, नहीं ना घोषित किया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहां बना दी? दिल्ली। पूछ सकता है गुलाम वंश में किस राजा ने लाहौर से अपनी राजधानी को कहां बुलवा लिया?
दिल्ली। कौन है? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। इसके शासक बनने के लिए 1229 में, इसने शासक बनने के लिए 1229 में कह रहा है कि खलीफा अल मुनत्रिसीर बिलहाल से खिल्लत हासिल किया। खिल्लत क्या है? खिल्लत है, खिल्लत क्या है? राजा बनने के लिए एक तरह का मुहर होता है। क्या है? मुहर। जैसे बहुत सारे राजवंशों में अगर आप डीप से पढ़िए तो पता चलता था कहीं पास एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक पास बनवाना पड़ता था। अगर वो आपके पास है, आज भी कहीं अगर जाना आपको तो एक आईडी कार्ड चाहिए, है ना। अगर कोई ऐसे सेंसिटिव एरिया में जाना है तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। वैसे ही एक खिल्लत होता था, वो खिल्लत अगर आपके पास है तो आप राजा आसानी से, शासक आप आसानी से बन सकते हैं। उस समय की वैसी परंपरा रही होगी, तो इसलिए इसने खिल्लत हासिल किया था। अगला कह रहा है कि इल्तुतमिश ने गुबद एवं गुबद था मकबरा निर्माण का जनक माना जाता है। गुबद यानी गुंबज, गुबद यानी गुंबज नहीं बनाया जाता है गोल गुंबज, तो उसको गुबद भी कहा जाता है। तो इल्तुतमिश गुंबद और मकबरा बहुत अधिक निर्माण किया, इसीलिए इसे इल्तुतमिश को कहा जाता है गुबद और मकबरा निर्माण का जनक, यानी इसने ही शुरुआत करवाई थी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद, उसके पुत्र जो थे जिसका नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया था। उसका पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो उसका मकबरा कहां बनवाया? सुल्तानगढ़ी में बनवाया। इल्तुतमिश ने भारत में इक्का व्यवस्था का प्रारंभ किया, और इक्का एक अरबी शब्द है। इक्का क्या है? एक अरबी शब्द है। और इक्का प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश। ये भी प्रश्न आप लोगों को सेट में मिल गया होगा कहीं, अगर किसी के सेट मारे होंगे तो आपको हिस्ट्री से इस वंश से क्वेश्चन मिला होगा कि इक्का प्रथा का शुरुआत किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। और इक्का क्या है? एक अरबी शब्द है। इक्का व्यवस्था कर्मचारियों के वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा थी, यानी सैलरी न देके क्या देते थे लोग? भूमि देते थे। भूमि, इसी को कहा गया इक्का प्रथा। इसमें कह रहा है कि 40 तुर्की सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया, जिसमें तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल कहा। ये नाम तो फेमस नहीं है तुर्कान ए चहलगानी, लेकिन चालीसा दल बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। चालीसा दल की शुरुआत किस शासक ने किया? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश में। या चालीसा दल किस राजवंश में रहा? तो गुलाम वंश में। कहां रहा? गुलाम राजवंश में। ध्यान रखना है इसको। चालीसा दल का एक और नाम भी है, कहीं दे दिया तुर्कान ए चिहलगानी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चिहलगानी यानी चालीसा, चिहलगानी मतलब चालीसा। अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की आते हैं तो कह रहा है कि इसके समय ख्वारिज्म का शासक कौन था? जियाउद्दीन मांगवरनी। कौन था? जियाउद्दीन मांगवरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां दिल्ली के सीमा पहुंच गया। लीजिए, अब चंगेज खां भी आ जाएगा यहाँ पे। किसका पीछा करते हुए? ख्वारिज्म के शासक जिनका नाम था जियाउद्दीन मांगवरनी। अब ये भागते रहे और पीछे चंगेज खां क्या करते रहा? पीछा करते हुए आगे, और कहां पहुंच गया? दिल्ली के सीमा में पहुंच गया। अतः इल्तुतमिश को जियाउद्दीन ने अपनी शरण में नहीं दी, यानी डर गया। और इल्तुतमिश क्या किया? जियाउद्दीन को अपने शरण में नहीं दिया कि तुमको अगर शरण देते हैं तो हमारा फिर केकरा से युद्ध करना पड़ जाएगा? चंगेज खां से। बड़ा खूंखार शासक था चंगेज खां। ये लुटेरा एक तरह के शासक, न कह के इसको लुटेरा ही कहेंगे। लुटेरा था, लूट के निकल जाता था। राजा तो था ही, लेकिन लुटेरा ज्यादा था। इल्तुतमिश को कह रहा है कि शुद्ध इस्लामिक पद्धति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस्लाम धर्म में जो टर्म और कंडीशन होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में है ना, सनातन धर्म में जो है जो टर्म कंडीशन होते हैं, तरीका होता है, सही मायने में अगर देखा वैसे इस्लाम धर्म में, तो शुद्ध इस्लामिक पद्धति का भारत में संस्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने ही किया। यह शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला पहला शासक था। भारत के अंदर शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला पहला शासक कौन है? इल्तुतमिश है। इसने चांदी का टांका और तांबे की जित्तल होता है, जिल्लत नहीं होता, जित्तल होता है, तांबे का जित्तल आरंभ किया। चांदी का टांका और तांबे का जित्तल शुरुआत करने वाला राजा कौन है?
इल्तुतमिश किस राजवंश का? गुलाम वंश का। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यानी मरने से पहले किसको राजा नियुक्त कर दिया था? रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान कौन थी? पहली मुस्लिम शासिका। कौन थी? पहली मुस्लिम शासिका। किस वंश की थी रजिया सुल्तान? गुलाम वंश के। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? रजिया सुल्तान शासक कब बनी? कहिया ले रही? 40 में। कह रहा है कि भारत के प्रथम महिला शासिका थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। यह पुरुषों के भांति वस्त्र यानी कुबा कोट और कुलाह, यानी ये देखिए कुलाह जो है ना, ये है अरबी शब्द। इसका अर्थ होता है क्या? टोपी। और कुबा का अर्थ होता है कोट। कुबा अरबी शब्द है ना, क्योंकि ये लोग अरबी भाषा में ही लिखते थे। ये लोग पहनकर दरबार में आने लगी तो 40 तुर्क सरदारों ने इसे पसंद नहीं था। यानी 40 वो सरदार जो उसके जो इल्तुतमिश बनाया था, 40 सरदारों का दल, उसको ये पसंद नहीं था कि एक महिला पुरुष के पोशाक को पहन के आए और आके राजा के गद्दी पर बैठे और हम पे धौंस जमाए। ऐसा उस 40 सरदारों को क्या था? पसंद नहीं था। दिल्ली में कह रहा है कि जलालुद्दीन 40 अश्वशाला प्रधान थे। यहाँ क्या है? 40 अश्वशाला प्रधान के साथ रजिया का घनिष्ठ संबंध था। इसे अमीर ए आखुर नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? अमीर ए आखुर, अश्वशाला के प्रधान को। 40 अश्वशाला के प्रधान को रजिया सुल्तान ने क्या नियुक्त कर दिया? अमीर ए आखुर नियुक्त किया। अब कह रहा है तवर हिंद। तवर हिंद जिसको कहा गया है भटिंडा पंजाब, भटिंडा जो है ना पंजाब का, उसका क्षेत्र को तवर हिंद कहा गया है कि एक इक्तादार